प्रिय विद्यार्थी, अजीज़ी तालिब इल्म, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत व खैर मुक़द्दम है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत कोशिका के अंगक का अध्ययन करेंगे एवं प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। 5.2.5 कोशिका अंगक। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं यानी अंगक का उपयोग करती हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यही अंतर है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंगक झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतर्द्रवीय जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। 5.2.5 का पहला भाग है अंतर्द्रवीय जालिका ER। ER का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतर्द्रवीय जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों यानी पुट्टिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रवीय जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रवीय जालिका दो प्रकार की होती है। खुरदरी अंतर्द्रवीय जालिका RER अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। SER वसा तथा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER अर्थात अंतर्द्रवीय जालिका भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। चित्र 5.5 में जंतु कोशिका का संरचनात्मक चित्र दर्शाया गया है। पाठ के अंत में व्याख्या सहित चित्र का अध्ययन हम लोग करेंगे। इस प्रकार ER अर्थात अंतर्द्रवीय जालिका का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न भागों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्यीय ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं। कशेरुकी जंतु उस जंतु को कहते हैं जिसमें कशेरुक अस्थि अर्थात रीढ़ की हड्डी होती है के यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निराविषीकरण अर्थात विष के प्रभाव को खत्म करना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5.2.5 का दूसरा भाग है गाल्जी उपकरण। कैमिलो गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है।
चित्र 5.6 में पादप कोशिका का चित्र दिया गया है। पाठांत में व्याख्या सहित प्रत्येक भागों का अध्ययन हम लोग करेंगे। ER अर्थात अंतःद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है कुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है। 5.2.5 का तीसरा भाग है लाइसोसोम। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कैमिलो गाल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। सन 1865 ईस्वी में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मोटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 ईस्वी में उन्होंने एबियाटे ग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन में इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गाल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 ईस्वी में इन्हें सैंटियागो रेमोनी गजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5.2.5 का चौथा भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। ये वलय ATP बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना DNA तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। 5.2.5 का पांचवा भाग प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लास्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो एस्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना DNA तथा राइबोसोम होते हैं। 5.2.5 का छठा भाग है रसधानियाँ।
रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन के 50% से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब हम लोग अध्ययन के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या 1, क्या आप दो ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? उत्तर, ऐसे दो अंगकों के नाम हैं, पहला माइटोकॉन्ड्रिया एवं दूसरा प्लास्टिड। इनमें इनके अपने आनुवंशिक पदार्थ DNA होते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? उत्तर, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका श्वसन, व्यर्थ पदार्थों को साफ करना, नए प्रोटीन बनाना, पोषण प्राप्त करना आदि कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं तथा अंततः कोशिका मृत हो जाती है और इसे लाइसोसोम पाचित कर देता है। प्रश्न संख्या 3, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? उत्तर, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? उत्तर, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे नियमित वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो सके।